अभी आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि किस तरह से हम लोग आगे ये फोर्थ इक्वेशन को डिराइव किए थे और इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये भी हमने बता दिया था कि लाइन बाय लाइन आपको लिखना, बीच बीच में लैंग्वेज यूज करते रहना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताए थे, स्टोक्स थ्योरम बताए थे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि हम लोग का बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जाता है जिसमें कहा जाता है, या तो कह सकते हैं कि हम लोग क्या फिजिकल मतलब निकला, हमारा फिजिकल मीनिंग क्या निकला किसका। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग क्या निकला। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग आज का क्लास में देखेंगे हम लोग जो लास्ट का वो बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो स्क्रीन को हम शेयर कर रहे हैं अभी आप लोग के सामने। ओके, स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रही है बच्चों। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो आज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग फिजिकल मैथमेटिकली पढ़े हैं, लेकिन मैथमेटिकली का बात ना करके अगर फिजिकल का बात करें तो उसका मीनिंग क्या है ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सो फिजिकली मीनिंग ये है कि मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन था, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, गॉस लॉ है। किसका है? गॉस लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आई बात? उस दिन भी बताए थे शुरुआती क्लास में, अभी बता रहे हैं कि क्या है कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और जो डील करता है टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। ओके, दूसरा जो फिजिकल मीनिंग है हमारे मैक्सवेल के इक्वेशन का वो क्या हो सकता है कि जो मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है। मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आप लोग कोई बताइए, कहाँ से कैलकुलेट किए हैं? मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें क्या डील्स करता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, या तो कह सकते हैं द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक है, ये था हमारा दूसरा इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, दूसरा इक्वेशन का मतलब। इसी तरह से आप लोग जानते होंगे तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाए, बोलिए? फैराडेज लॉ। फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, और वहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल में, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला से हम लोगों ने तीसरे लॉ को कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके, सो इसी तरह से हम लोग जो है सो यहाँ पर थर्ड लॉ का सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं।
और ये क्या होता है, ये होता है when magnetic flux linked to the coil changes, it produce इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। और चौथा जो है वो कहाँ से आया है बोलिए, चौथा आया है एम्पियर सर्किटल लॉ से। ठीक है, चौथा कहाँ से आया है, एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो फोर्थ इक्वेशन इज एम्पियर सर्किटल लॉ, या तो इसको कह सकते हैं मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सबको ये समझ में आया? आवाज आ रही है? पहला Yes, मैंने sir. क्या बताया, पहला मैंने बताया कि मैक्सवेल का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट इक्वेशन है, वो कहाँ से आया है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है। और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। दूसरा मैंने बताया कि सेकेंड इक्वेशन जो आया वो कहाँ से आया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से आया है। और ये क्या होता है, ये होता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। थर्ड मैंने बताया कि मैक्सवेल का जो थर्ड लॉ है वो कहाँ से आया है, वो आया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और ये क्या होता है, तो ये होता है कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है और वो चेंज करता है तो कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। चौथा मैंने बताया कि चौथा लॉ जो है सो कहाँ से आया है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आया है। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है, तो जब कभी भी किसी भी करंट लूप में, किसी भी वायर में या तो लूप में करंट पास करवाते हैं तो उस लूप में क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाते हैं। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने होते हैं, तो μ0 इंटू करंट होते हैं। ठीक है, ये मैंने चार चीज़ आप लोग को बताया। ठीक है, ओके, ये था हमारा कह सकते हैं हम लोग क्या, जो हमारा चार इक्वेशन था उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आता है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समझ में आया आप सबको, क्या आप सबको समझ में आया है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। सो क्वेश्चंस आता है आपके पास यहाँ पर कि जैसे देखिए मैक्सवेल का जो इक्वेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मैक्सवेल का जो इक्वेशंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग चाहें तो एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और उसी से जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है यहाँ पर, यूजिंग मैक्सवेल एक रिलेशन आपको क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन दिया हुआ है कि कर्ल ई इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड इसके साथ एक और इक्वेशन को यूज करना है, कर्ल एच इक्वल टू जे, जो कि क्या है हमारे पास सरफेस करंट डेंसिटी प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ
डी। ठीक है, और ये दोनों को यूज करके प्रूफ करना है। ये दोनों का यूज करके प्रूफ करना है। प्रूव दैट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंस इक्वल्स टू 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। एंड एक और चीज़ प्रूफ करना है जो कि डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। ठीक है, तो गणेश गोप अभी तक ज्वाइन नहीं ले पाए हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो मैक्सवेल का इक्वेशन है यहाँ पर। पहला इक्वेशन है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैक्सवेल का यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। और ये इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके क्या करना है कि इनको प्रूफ करना है या तो इसको डिराइव करना है। हम बोले थे कि मैक्सवेल का इक्वेशन जो है, मैक्सवेल का इक्वेशन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो इक्वेशन डिपेंड करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो मैक्सवेल का इक्वेशन जब एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को कैसे डिराइव करें। ठीक है, सो हम लोग पहला लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव। हम लोग लिखेंगे वी हैव, यहाँ पर हो जाएगा कर्ल ई इक्वल्स टू, बोलिए क्या दिया हुआ है, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ बी। दिया हुआ है कि नहीं, बोला जाए? दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कर्ल यस सर। ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ बी। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आगे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। क्यों ले रहे हैं डाइवर्जेंस हम बताएंगे आपको। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए जब हम डाइवर्जेंस ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कर्ल ई है वो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ई। ठीक है, और इधर राइट साइड में हो जाएगा माइनस के साथ डी बाई डी टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक है, और देखिए हमको प्रूफ वही करना है, डाइवर्जेंस ऑफ बी तक पहुंचना। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी पहुंच गए, अब जीरो तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ तक कि जो डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल अगर दोनों निकालें किसी भी वेक्टर फील्ड का तो वो जीरो होता है। चाहे वो जो भी वेक्टर फील्ड रहे, डाइवर्जेंस निकाल के फिर कर्ल अगर उसी वेक्टर फील्ड का निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ई, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू, यहाँ बचेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड बी इक्वल टू जीरो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख के बताइए आप लोग। देख के बताइए, क्या यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये डी टी जो है सो इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जीरो इंटू डी टी। ठीक है, और माइनस जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं इक्वल टू जीरो, और इंटीग्रेट कर दे रहे हैं दोनों साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
आप बताइए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? आप लोग कोई बताइए डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन क्या? स्क्वायर रूट नहीं, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक्स। ठीक है, 1 डी एक्स यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब छोटा पार्ट डी एक्स एक छोटा पार्ट है और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, तो छोटे पार्ट को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो एक्स जो छोटा पार्ट है डी एक्स वो बड़ा पार्ट हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो जब डी लगा हुआ कोई भी चीज़ है डी एक्स डी टी डी एम डी एन का इंटीग्रेशन होगा उसका फुल पार्ट जो कि एक्स होगा। ठीक है, सो यहाँ भी वही डी इंटू दिस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर डी इंटू दिस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो अंदर ब्रैकेट में है सिर्फ वही डाइवर्जेंस ऑफ बी विच विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो हमको यही प्रूफ करना था पहला चीज़ और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब देखिए आप शुरू से अंत तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो सर। ओके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नो सर। ओके, ओके ओके, तो नेक्स्ट में जो हम लोग को एक और चीज़ प्रूफ करना था हम लोग भूले नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ हमने ये लेकर के चला अभी। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रूफ कर दिए। अब हम लोग ये लेकर के चलेंगे और प्रूफ करेंगे ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बता रहे हैं। ओके, सो हम लोग को जो दिया हुआ है कर्ल एच इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पर, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा। ओके, सो हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कर्ल एच इक्वल्स टू, अगर आप नोट किए होंगे तो यहाँ पर दिया हुआ था गिवन में था कर्ल एच इक्वल टू जे मतलब क्या, सरफेस करंट डेंसिटी प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ डी। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ डी विच विल बी इक्वल टू रो। अब एक बात बताइए, अगर हमको डाइवर्जेंस लाना है यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल डी है सिर्फ, और हमको डाइवर्जेंस लाना है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बोलिए, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही डाइवर्जेंस लेंगे तो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच विच विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल टी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ डी। ठीक है, दोनों में डाइवर्जेंस हो गया इधर राइट साइड में, और आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं और कर्ल भी निकाल रहे हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का तो वो कितना हो जाएगा, वो 0 होगा। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो गया हमारा 0,
विच विल बी इक्वल टू, अगेन यहाँ पर हम लोग जो है सो डाइवर्जेंस को इस तरह लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पर डेल बाय डेल टी, और ये डाइवर्जेंस को यहाँ पर हम लोग इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक साइड ले आते हैं। ठीक है, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि डेल बाय डेल टी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ डी विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देखिए आप लोग, और देख करके रिप्लाई कीजिए। सर तो माइनस में ना होगा। वेरी गुड, इसीलिए हम छोड़े भी थे, यहाँ पर वो माइनस में होगा। ठीक है, ओके। सो आगे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग अब सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर बताएंगे अभी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप लोग बार बार लेफ्ट मत लीजिएगा। ठीक है, कॉल काट देते हैं और फिर से पूछते हैं, अच्छी बात मतलब ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात नहीं है। और यहाँ जूम ऐप है, यहाँ पर जो है अचानक से नहीं कटेगा। डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखिए डेल बाय डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू माइनस, और इसके जगह पे डाइवर्जेंस ऑफ जे के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बोलिए ज़रा क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ जे को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे कि नहीं माइनस में, माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, तो माइनस डेल रो बाय डेल टी। ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल बाय डेल टी ऑफ दिस विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ रो। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करेंगे, अगर हम क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बोलिए क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए कंपेयर करके देखिए। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन है वो टी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी है, और डिफ्रेंशिएशन जो है वो टी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी है। ठीक है, तो अगर कंपेयर कर दें दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ टी इक्वल टू रो हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बाकी लोग को कोई सर ये प्रॉब्लम? एग्जाम हाँ, अगर ये एग्ज़ाम में आया, अगर ये एग्ज़ाम में आया तो ये 3 मार्क्स का रहेगा। अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो ये 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, या तो कोई दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है उसके साथ इसको अटैच करके दे दिया जाएगा, ताकि टोटल मिला के 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाए, या तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, यस ओके। सो नेक्स्ट में इसी तरह से एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं अभी। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा। आपका आवाज़ कट रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो बात यह है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ना 23 हो गया ना, 5 जून तक आप लोग का सिलेबस, मतलब एक पहला पेपर कंप्लीट कर देंगे 5 जून तक, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2-2 टाइम करके पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम। ठीक है, लगातार 2 घंटा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टाइम देख रहे हैं, यहाँ पर आधा घंटा ही टाइम रहता है एक बार में, ठीक है। उसके बाद ये कट जाता है अपने आप, ठीक है। दिक्कत क्या है ना, हम बता रहे हैं, दिक्कत जूम ऐप में इसके लिए पैसा मांगता है, ठीक है। जूम ऐप में लाइव पढ़ाने के लिए पैसा टेलीग्राम में ना, टेलीग्राम में नहीं होता। और क्या बोले? टेलीग्राम में लाइव कर सकते हैं सर, जितना देर तक चाहे। उसमें पैसा भी नहीं लगेगा और साथ में कटेगा भी। टेलीग्राम बीच में नहीं कटता है? नहीं कटता सर, आवाज भी बहुत बढ़िया आता है टेलीग्राम। अच्छा, और ये स्क्रीन शेयर होता है उसमें? जी जी, स्क्रीन साहब जूम का मतलब जूम से अच्छा है वो, टेलीग्राम बहुत ही बढ़िया है, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, देख लेंगे पहले बढ़िया से, 1-2 दिन चेक करेंगे अपने से, 1-2 घंटा चला करके, उसके बाद हम आप लोग को उसमें बुलाएंगे, ठीक है। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग अगर बना सकते हैं तो घर में बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग को यहाँ पर कुछ दिया हुआ उसी से प्रूव करके बताना है। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल का इक्वेशन में क्या है कि दिया हुआ आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, जो अभी हमने प्रूव किया, एंड कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ डी, ये दिया हुआ। और प्रूफ करना है कि फोर्स इक्वल्स टू कूलम्स लॉ जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, मतलब ये कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो प्रूफ करना है वो वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा जो प्रूफ करना है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि है डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ रो इक्वल टू 0। इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। ओके, सो अगर ये दोनों आप लोग प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ कर लीजिएगा, कर पाइएगा प्रूफ? जो नोट्स भेजे हैं उसमें है प्रूफ किया हुआ, आप लोग उसको देखिए, समझिए और प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे सर। ओके, तो आगे हम लोग बाउंड्री कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि बाउंड्री कंडीशन क्या होता है और एक्चुअल में हम लोग बाउंड्री किसको कहते हैं, बाउंड्री क्या होता है। अभी देखिए, अभी खेती का मौसम है ना, तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे गांव में क्या होता है, खेती का मौसम जैसे आएगा, ठीक है, तो एक बदमाश किसान होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, हमेशा बाउंड्री को चाहता है कि अपना खेत का बाउंड्री को बढ़ाएंगे। तो वो आधा जो एरिया दिया रहता है, एरिया समझते हो, जो मेड दिया हुआ रहता है बीच में मिट्टी का, उसको काट काट के अपने में मिलाते रहता है और फिर धीरे धीरे खेत को बड़ा करता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि लड़ाई हो जाता है, और लड़ाई होने के बाद बीच में पंचायत बैठता है। एक खेत है यहाँ पर, ठीक है, और ये एरिया है, इधर मान लीजिए गणेश का खेत है, इधर मान लीजिए रमेश का खेत है, ठीक है। गणेश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बदमाशी करता है और इस एरिया को बार बार खिसकाते चलता है, खिसकाते मतलब धीरे धीरे हर एक साल थोड़ा थोड़ा करके इधर ले आता है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन एक बारी पकड़ा गया, ठीक है, और पकड़ा जाने के बाद गणेश और किसके बीच में, रमेश के बीच में पंचायत आया, ठीक है, पंचायत हुआ इसके बीच में, मुखिया सरपंच जो भी सब आए, और आने के बाद क्या किए, इन्होंने रूल बना दिए। और रूल बनाने से रूल में ये बना दिए कि उस बाउंड्री पर क्या होगा, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा दोनों के लिए। बाउंड्री के पास क्या करना होगा,
कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। और वो दोनों करेगा, कौन कौन, गणेश भी करेगा और रमेश भी करेगा, ठीक है। एक आदमी नहीं, दोनों करेगा, ठीक है। तब जाकर के यहाँ पर दोनों राजी होता है और अब से ये दोनों जब भी खेती करता है तो यहाँ पर बाउंड्री का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो रूल बनाया होगा वो ये बनाया होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये बाउंड्री टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो आपस में मिल करके अपने गांव का जो भी एक दो लोग को साथ मिल करके बाउंड्री को बना लेना है, इधर आगे पीछे खिसकाना नहीं है, ठीक है। तो ये बात जो है सो कहाँ होता है, घरों में होता है, गांव तरफ होती है, ठीक है। देखिए अभी जो है सो आपका क्लास यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे 1 मिनट तक ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे 1 मिनट ओवर होता है आप लोग इसको बंद हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, फिर से ज्वाइन हो जाना इसी पर, ठीक है। आपको यहाँ पर फिर से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कहानी बताया, ये बताए हम किसके बारे में, एक छोटा सा बाउंड्री कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर थे, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या थे, तो आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर थे ये कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक इंडक्शन, या तो एक और है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये चारों जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। ये चारों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, ठीक है। और ये चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, तो आप समझिएगा कि ये चारों जो है अगर कोई बाउंड्री के बीच में आ जाता है, बाउंड्री का मतलब है कि ऊपर कोई दूसरा मीडियम है और नीचे कोई दूसरा मीडियम, ठीक है। मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है, मीडियम 1 है ऊपर में और नीचे मीडियम 2, तब जाकर के ये इंटरफेस एक वैसा जगह जहाँ पर एक ऐसा लाइन जो मीडियम को सेपरेट करता हो, जो मीडियम को क्या करता हो, अलग अलग हमने क्या कहा था कि एक ऐसा लाइन है यहाँ पर, ये जो रेड कलर से हमने लाइन दे दिया है, एक ऐसा लाइन है, इसके ऊपर में कोई दूसरा मीडियम है और इसके नीचे में कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। देख लेते हैं, हमारा आवाज़ आप लोग के पास जा रहा है, बिल्कुल जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बाउंड्री कंडीशन पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। बी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर बी, उसके लिए अपना कुछ कंडीशन होगा, उसके लिए अपना कुछ क्या होगा, कंडीशन होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ अपना कुछ कंडीशन होगा। जैसे किस तरह से, तो उसी तरह से जिस तरह से गणेश जो है यहाँ पर, जिस तरह से गणेश का अपना कुछ कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया है, और रमेश का भी कुछ कंडीशन जिस तरह से यहाँ पर दे दिया गया है, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का अपना कुछ कंडीशन होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना कुछ कंडीशन होगा, उसी तरह से यहाँ पर जो है सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भी अपना कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का भी अपना कुछ कंडीशन होगा। और यही कंडीशन हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम 4 बाउंड्री कंडीशन के बारे में अभी बता देते हैं। आप लोग को ये समझ में आया कि बाउंड्री कंडीशन हम लोग को क्यों पढ़ना है? थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सो एक चीज़ से वाकिफ़ होंगे अपने लाइफ में। एक और एग्जांपल यहाँ देते हैं। मान लीजिए कि ये एग्जांपल काम नहीं किया, ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, एक चीज़ पढ़े हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने पढ़ी है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? Yes, sir. ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़े होंगे तो आप लोग जो है सो पढ़े होंगे कि ये मीडियम का इंटरफेस है,
इसके ऊपर में मान लीजिए कि एयर मीडियम है और नीचे मान लीजिए क्या है, ग्लास है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो है सो एक नॉर्मल है, लाइन सीधा नहीं बन पा रहा है हाथ से, तो समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है और लाइट जो है वो लाइट किधर से आ रही है, लाइट आ रही है इधर से, ठीक है। लेकिन जब लाइट उधर से आ रही होती है तो एयर मीडियम में होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है। लेकिन जब वो क्या करती है कि ग्लास में जाती है तो वो बेंड कर जाते हैं, ठीक है। और वो बेंड इस तरह से कर जाते हैं कि वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल की ओर जो बेंड कर गया वो कैसे बेंड कर गया, उसके पीछे क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है स्नेल्स लॉ का। क्या है, स्नेल्स लॉ का। आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि μ1/μ2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिए, ठीक है। μ2/μ1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या है, तो स्नेल्स लॉ एक बाउंड्री कंडीशन है लाइट का रे के लिए, जब लाइट का रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा, ठीक है। अगर यही लाइट का रे क्या होता है, अगर यही लाइट का रे हमारा एयर से वाटर ग्लास में ना पास हो करके अगर उल्टा पास करता तो भी कुछ न कुछ कंडीशन अप्लाई होता, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होती है कि जब कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड, जब कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, ठीक है, जब कभी भी ये चारों फील्ड अपना फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपना शो करता है, उस समय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कुछ अपना कंडीशन रखता है और उसी कंडीशन के अनुसार से फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब बोलिए, समझ में आया? यस ना। ओके, तो नेक्स्ट में यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन बता रहे हैं, 4 बाउंड्री कंडीशन भी बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो समझाए हैं वो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे सबको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था सेमेस्टर 5 का, ठीक है, शायद वो आप लोग में ही कोई होंगे, हमको नाम नहीं पूछते हम कॉल में, ठीक है। तो बताया गया कि वो प्रमोट कर गए हैं, ठीक है, आपके ही बैच में है, तो प्रमोट कर गए हैं तो उनका क्या उपाय है। तो देखिए, जनरली जब कोई प्रमोट कर जाते हैं तो उसका एक ही उपाय बचता है लास्ट में, आप लोग को भी बता दे रहे हैं। एक उपाय बचता है स्क्रूटनी करवाने का, ठीक है। अगर नसीब में होगा तो स्क्रूटनी करवाने के बाद नंबर बढ़ जाएगा, और अगर नसीब में नहीं होगा तो फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी करवाना, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है हम बताएंगे आपको। ठीक है, स्क्रूटनी करने का मतलब है कि एक फॉर्म निकलता है, रिलीज होता है, रिजल्ट आने के, सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आता है, उसके बाद एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के आपको भरना है और फॉर्म आपको कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। वो फॉर्म होता है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी का मतलब होता है फिर से चेक करवाना, ठीक है, अपना कॉपी को फिर से चेक करवाना। तो रीचेक होकर के आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार से अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता है तो आपका मार्कशीट भी आ जाएगा, और अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ता है तो फिर वही रिजल्ट आपको मिलेगा फिर से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे प्रमोट हो जाते हैं तो आप लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो द बाउंड्री कंडीशंस आर फॉलोइंग, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस आर फॉलोइंग। इसका डेरिवेशन भी है, हम यहाँ सिंपली बता दे रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन से आर फॉलोइंग, मतलब ये सब हमारे बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये है
कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, हम बताएंगे क्या होगा, पहले लिखने दीजिए। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज continuous at बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री, ठीक है, एट बाउंड्री या तो इंटरफेस। बस देखिए, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जो एच है हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कहते हैं एच, ठीक है, उसका अगर हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट लें, जैसे अगर कहीं बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर इस तरह बाउंड्री है और इसके ऊपर में जो मीडियम है, इसके ऊपर में मीडियम है, वहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से है, ठीक है, तो इस तरफ से है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और इसके जस्ट क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट होगा इधर। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, ठीक है, जो क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, वो बाउंड्री पर कंटिन्यूअस होगा, बाउंड्री पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो कंटिन्यूअस का मतलब पता होगा आपको कि जब कोई भी कर्व लाइन कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब है कि वो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू बराबर रहता है, ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यस सर। हाँ, आपने पढ़ी होगी क्लास 12 मैथ्स में, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर वही बताएं हम पहला पार्ट लिख करके कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एच कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। एच का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कहाँ पर, बाउंड्री पर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? नो प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट दूसरा, ठीक है, दूसरा हम बता रहे हैं कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट, अब ये भी बताएंगे हम, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। ये सबको प्रूफ किया जाएगा, सबका डेरिवेशन है अपना, ठीक है, एक्रॉस बाउंड्री, एक्रॉस बाउंड्री, ठीक है। सो देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर बाउंड्री है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे क्या होता है ना कि अगर हम क्या करें, जैसे क्या करते हैं हम लोग, किसी भी करंट से किसी भी वायर में क्या करते हैं, करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है, इसी वायर में, और ये वायर अगर लूप जैसा बना हुआ, कैसा बना हुआ है, लूप के जैसा बना हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस जगह पे क्या करें हम लोग, इस जगह पे क्या करें, इस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट की ओर होगा, एलोंग टेंजेंट होगा, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो बाउंड्री कंडीशन पर हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, बाउंड्री कंडीशन पर हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। अब बताइए ये समझ में आया? अगर हम क्या करें, किसी भी कर्व वायर से करंट पास करवाएं, तो उसके वायर में किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर क्या करते हैं हम लोग,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन पर या तो बाउंड्री पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब बताइए इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो इसको भी हम रफ कर लेते हैं ताकि अगला लिखने में आसानी हो। ओके, सो द नेक्स्ट विच इज थर्ड, हम सब समझाते जा रहे हैं। ठीक है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है, मतलब कौन सा बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब कौन सा, ई एच या डी, और कौन सा बताया जा रहा है बताइए, विच इज डी इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, या तो यहाँ पर लिखते हैं अक्रॉस, अक्रॉस बाउंड्री। ठीक है, जैसे 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 ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है और इसके ऊपर में एक मीडियम है कोई दूसरा, इसके नीचे में कोई दूसरा मीडियम है, और यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे, डी, इसको नाम देते हैं D1, और इसके नीचे दूसरा मीडियम में अगर हम लोग डी को कैलकुलेट करते हैं D2, तो ये D1 और ये D2 आपस में इक्वल नहीं होगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब D1 और D2 दोनों मीडियम में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रही है? यस सर। ओके, आप लोग रिप्लाई देंगे तो जाकर के हम आगे, करण, प्रसाद, समीर और चंचल, ठीक है, 3 बच्चे ज्वाइन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा हम बता रहे हैं अभी आपको, वो है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बच गया बी, ठीक है, जो क्या बच गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या बच गया बी। ठीक है, इसका अगर हम लोग क्या करें, टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अक्रॉस बाउंड्री, अक्रॉस बाउंड्री। ओके, सो हमने यहाँ पर बताया 4 चीज़, ये चारों के बारे में बताया, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में डी, और लास्ट में मैंने बताया बी के बारे में। ये मैंने क्या बताया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो कंटिन्यूअस होता है। ये मैंने बताया जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ये भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, फिर मैं डी का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और चौथा मैंने बताया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस का मतलब है मीडियम के ऊपर 2 मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो भी फील्ड डिसकंटिन्यूअस है उसका वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, वैल्यू अलग अलग रहेगा। बोलिए क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। ये चारों जो मैंने बताया समझ में आया? इसको डेराइव करना है, ये चारों को डेरिवेशन है, जिस तरह से मैक्सवेल का इक्वेशन को डेराइव की उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन है, और ये डेराइव करने के बाद क्या बोलते हैं कि ये आप लोग को समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है।